हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग क्लास 11th का नीट का टेस्ट पेपर, जो वीकली टेस्ट पेपर होता है हमारे वहाँ, उसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पेपर का जो कोड है वो HNPT5 है। टॉपिक है इसका वर्क एनर्जी पावर। सो क्वेश्चन नंबर 1 है the decrease in potential energy of a ball of mass 20 kg which falls from a height of 50 cm। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। h हाइट से अगर किसी को हम ड्रॉप करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर आने पर कितनी डिक्रीज होगी, mgh हो जाएगी। m यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 kg। g की वैल्यू ऑप्शन अगर हम देखें तो g की वैल्यू हमें 9.8 लेना चाहिए यहाँ पर, एंड देन h की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज हाफ अ मीटर। सो ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा एंड देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 जूल ये आ जाएगा आंसर इसका। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस s is 10 joule। द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल दैट मस्ट बी डन ऑन दिस स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस s। तो यहाँ पर इनिशियली स्प्रिंग s डिस्टेंस स्ट्रेच्ड है तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के s स्क्वायर, एंड देन उसको s डिस्टेंस और हमने स्ट्रेच कर दिया तो टोटल एक्सटेंशन उसमें 2s हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर होगी दैट विल बी हाफ के एंड देन 2s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर हमें वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज सिंपली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर वर्क डन u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो ये है 4 टाइम्स हाफ के s स्क्वायर माइनस हाफ के s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स हाफ के s स्क्वायर। एंड हाफ के s स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है, ये हम दे रखा है क्वेश्चन में कि s डिस्टेंस स्ट्रेच करने पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो 10 जूल है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 10 जूल हमें दे रखा है। सो यहाँ पर हम 10 रखेंगे, देन द आंसर इज 30 जूल। द वर्क डन इज 30 जूल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वन मैन टेक्स 1 मिनट to raise a box to a height of 1 meter and another man takes half minute to do so. The energy of the two is। तो यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट को सेम हाइट हम ले जा रहे हैं इसलिए पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में सेम स्टोर होगी। यहां पर ऐसे टाइम का कोई टाइम विल नॉट मैटर इन दिस केस। तो ऑप्शन बी द सेम ये राइट आंसर हो जाएगा। Question number 4, the potential energy function for the force between two atoms in a diatomic molecule is approximately given by। So potential energy function ये हमें दिया हुआ है a upon x to the power 12 minus b upon x to the power 6 इस तरह से, where a and b are constants and x is the distance between the atoms if the dissociation energy of the molecule d उसकी वैल्यू हमें दे रखा है, दिस इज इक्वल टू u at infinity माइनस u at equilibrium। ठीक, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो ये डिफरेंस है इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफरेंस है वी कॉल दिस डिसोसिएशन एनर्जी, इसी की वैल्यू निकालना है। अब यहां से हम देख सकते हैं क्लियरली कि पोटेंशियल एनर्जी जब x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो वो 0 हो जाएगी। सो ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एंड वी नो दैट फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस du/dx। एंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर है तो फोर्स जो होगा वो 0 होगा, दैट इज du/dx की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से हम du/dx कैलकुलेट करें, दैट वुड बी, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12a अपॉन x टू द पावर 13 एंड देन ये चीज हो जाएगी प्लस 6b अपॉन x टू द पावर 7, और इसको हमें 0 से इक्वेट कराना है। एंड देन इसको हम इस तरफ लेके चलें तो x की जो वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी, क्या मिल जाएगा हमें, 6b अपॉन x टू द पावर 7 इज इक्वल टू 12a अपॉन x टू द पावर 13। तो 7 पावर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी एंड देन x टू द पावर 6 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा 2a अपॉन b। That means x is equal to 2a upon b whole raised to the power 1/6 हो जाएगा। So यहां से अब हम ये इक्विलिब्रियम पर x की वैल्यू कितनी है ये हमें मिल गया। Then we can calculate the potential energy at equilibrium। So उसके लिए हमें क्या करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट करना है, that is 2a upon b whole raised to the power 1/6 है और यहाँ पे पावर 12 है।
इसका मतलब 12/6 हो जाएगा विच इज 2 एंड देन माइनस b अपॉन x टू द पावर 6 है, इसकी पावर 6 रेस करेंगे तो 1 बचेगा सिर्फ, दैट इज 2a अपॉन b हो जाएगा। अब यहां से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो यहां पर a स्क्वायर है, a के ऊपर है उससे कैंसिल हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी 4 और ये b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो b स्क्वायर अपॉन 4a एंड देन माइनस ये b ऊपर चला गया b स्क्वायर अपॉन 2a एंड देन इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें देन वी विल हैव माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। देन हमें डिसोसिएशन एनर्जी जो चाहिए वो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी विच वुड बी 0 एंड देन माइनस इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने कैलकुलेट किया माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, सो फाइनल आंसर वुड बी प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर D, option D is the right answer in this case. Next, question number 5. If the kinetic energy of a body is increased 2 times, then its momentum will. Now, momentum और kinetic energy में क्या relation होता है? Momentum को हम लिख सकते हैं under root 2mk. So, kinetic energy अगर हम double करेंगे तो momentum surely क्या है? Under root 2 times increase करेगा. So, option D increases under root 2 times is the right answer. Question number 6 है two putty balls of equal mass moving with equal velocity in mutually perpendicular directions stick together after collision. If the balls were initially moving with a velocity of 45 root 2 meter per second each, the velocity of their combination after the collision is. तो इस तरह से दो पुटी बॉल्स हैं, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी भी सेम है एंड दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So initially दोनों की velocity एक दूसरे के perpendicular है and then at some point they collide and collision के बाद वो stick हो जा रही हैं and stick होने के बाद they are moving in certain direction. So हमें वही calculate करना है कि combination के बाद उसकी velocity क्या होगी। अब इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम सिंपली मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, तो इसका मोमेंटम mv है, इसका मोमेंटम भी mv है और ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो क्या आ जाएगा? mv रूट 2 आ जाएगा और ये जो मोमेंटम है ये फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना है। फाइनल मास कितना हो जाएगा? m प्लस m 2m हो जाएगा। सो 2m इंटू से फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कॉम्बिनेशन इज v डैश। सो यहां से हमें v डैश क्या मिल रहा है? v डैश इज इक्वल टू v रूट 2 अपॉन 2 ये मिल रहा है एंड देन जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है दोनों बॉल्स की वो 45 रूट 2 दे रखा है and then we have root 2 upon 2, so ये पूरी चीज इससे कैंसिल हो गई and final आंसर जो आ रहा है वो 45 मीटर पर सेकेंड है the velocity of the combination. Okay, next question number 7. The force constant of a wire is k and that of another wire is 2k. So wires को यहाँ पर हम spring की तरह से treat करेंगे. When both the wires are stretched through same distance, then the work done. अब हमें मालूम है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में वर्क डन कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर हम दोनों वायर्स या दोनों स्प्रिंग को सेम डिस्टेंस स्ट्रेच कर रहे हैं, दैट मींस वर्क का जो अमाउंट है वो डिसाइड होगा किससे? स्प्रिंग कांस्टेंट से। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो सिर्फ वैल्यू अगर हम लिखें तो ये वर्क डन हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर और दूसरे केस में जो वर्क डन होगा दूसरे वायर के केस में ये हो जाएगा हाफ इंटू 2k एक्स स्क्वायर। सो सर्टेनली यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि ये जो W2 है ये twice of W1 है। So option B will be the right answer. Next question number 8 है consider the following statements A and B and identify the correct answer given below. Statement 1 है a body initially at rest is acted upon by a constant force. The rate of change of its kinetic energy varies linearly with time. So इसको चेक करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है इनिशियली रेस्ट पर है और उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो यहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियली रेस्ट पे था तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वही यहां पर चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? यहां पर इसका रेट चाहिए। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें dk बाई dt, ये फोर्स कांस्टेंट है, इसको नहीं डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल हैव dx over dt and dx over dt is nothing but velocity। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? f into v लिख सकते हैं और v को हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन से u plus at ये हम लिख सकते हैं। u क्या होगा? 0। तो फिर हमें क्या मिला? f a into t ये मिला। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो ये जो स्टेटमेंट है the rate of change of its kinetic energy varies linearly with time is correct statement. Next
सेकेंड स्टेटमेंट इसमें ये है, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो जरूरी है कि इक्विलिब्रियम में होगी, सही नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरस्टेलर स्पेस में है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तभी बॉडी रेस्ट पर हो सकती है, बट वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। इक्विलिब्रियम तब होता है जब उस पर फोर्सेस लग रहे हो और वो सारे बैलेंस हो जाए। सो ऑप्शन स्टेटमेंट बी जो है वो सही नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, a mass of 50 kg is raised through a certain height by a machine whose efficiency is 90%. The energy taken by the machine is 5000 joule. If the mass is now released, its kinetic energy on hitting the ground shall be. तो यहाँ पर एक मशीन है, उसने 5000 एनर्जी ली है और उसकी एफिशिएंसी 90% है। दैट मीन्स वो 5000 का 90%, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4500। सो 4500 जूल मशीन ने वर्क डन करने में यूज किया। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर लेकर गए और फिर वहां से हमने उसको छोड़ा तो फाइनली जो भी वर्क हमने किया था वो फाइनली ग्राउंड पर आने पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब कि जो वर्क डन हुआ है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट वुड बी 4500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a body of mass 2 kg is projected at 20 meter per second at an angle of 60 degree above the horizontal. Power on the block due to the gravitational force at its highest point is. So we know instantaneous power जो होता है वो हम लिख सकते हैं F dot V, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फोर्स और वेलोसिटी। सो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। दैट मींस एट द हाईएस्ट पॉइंट पावर इज 0। सो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, two rectangular blocks A and B of masses 2 kg and 3 kg respectively are connected by spring of a spring constant 10.8 Newton per meter and are placed। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ये ब्लॉक A है, ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ये दूसरा ब्लॉक है B, और इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो 0.15 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 10.8 न्यूटन पर मीटर ऐसा दिया हुआ है। And are placed on a frictionless horizontal surface. The block A was given an initial velocity of 0.15 meter per second in the direction shown in the figure. The maximum compression of the spring during the motion is. तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? वी नो कि इनिशियल इसकी वेलोसिटी राइट साइड में है, सो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो वो ए और बी दोनों पर फोर्स लगाएगी। ए पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में होगा और बी पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में होगा। इसकी वजह से बी जो है वो मोशन में आएगा और ए की वेलोसिटी जो है वो सब्सिक्वेंटली डिक्रीज होगी। सो एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब बी की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ए की वेलोसिटी घट रही है और बी की बढ़ रही है, देन देयर इज अ मूवमेंट जब ए और बी की वेलोसिटी क्या हो गई है? सेम हो गई है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तब स्प्रिंग और फिर कंप्रेस नहीं होगी, उस टाइम पर स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहां पर हमें उस इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है जब ये दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो अब हम वो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मास 2 and 3 kg दिया हुआ है। वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन द होल सिस्टम। इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, मास इसका है 2 kg, सो 2 into 0.15, इसका मोमेंटम 0 है, इनिशियली ये रेस्ट पर है, एंड देन दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो मास जो होगा वो 2 + 3 5 kg हो जाएगा, एंड से कॉमन वेलोसिटी v है। तो यहां से जो कॉमन वेलोसिटी है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी 0.03 into 2 is 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी कॉमन वेलोसिटी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम कंप्रेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, उसमें से कुछ पार्ट स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जिस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम है उस टाइम पर कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। सो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m is 2 kg एंड देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0.15 उसका स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो वी विल हैव 0.0225
जूल, ये हो जाएगा। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ, एंड देन मास ऑफ द सिस्टम इज 5, दोनों की वेलोसिटी सेम है, एंड देन वी विल हैव दिस 0.06 उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 2.5, एंड देन दिस वुड बी 6 स्क्वायर इज 36, so we will have 0.0036, ये हो जाएगा। So it would be 0.009, ये आ जाएगा। So initial और final में difference निकाल लेते हैं। Loss in kinetic energy will be initial minus final. So 0.00225 minus this one. So इसकी जो वैल्यू आएगी that would be 0.135, ये आ जाएगी। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो कहाँ गया होगा, स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। दैट मीन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.315 हो जाएगा। सो यहाँ से x हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वुड बी, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू 0.0135 डिवाइडेड बाई दिस k विच इज 10.8, एंड देन हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, so the answer would be 25 into 10 raised to the power minus 4, ये आएगा। एंड ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ओके, ये आ रहा है मीटर में, सॉरी ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पर, यस ये पूरा एक्स स्क्वायर जो है ये आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगी, दैट मीन्स 5 into 10 raised to the power minus 2, दैट मीन्स 0.05 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट नीट में एग्जाम्स में इतनी कैलकुलेशंस ये आती है, इसके लिए आपको कंफर्टेबल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a force of 5 Newton making an angle theta with the horizontal acting on an object displaces it by 0.4 meter along the horizontal direction. If the object gains kinetic energy of 1 joule, the horizontal component of the force is तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, उस पर सर्टेन एंगल पर एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से जो ब्लॉक है वो 0.4 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, एंड यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल हो जा रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दिस वन, लेट्स कॉल दिस Fx, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो सिंपली वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज द चेंज। सो Fx इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 10/4, दैट इज 2.5 न्यूटन। So option B is the right answer. Next, question number 13. The bodies of masses 1 kg and 5 kg are dropped gently from the top of a tower at a point 20 centimeter from the ground. Both the bodies will have same. तो एक certain height से हमने दो अलग अलग bodies को drop किया है, and then ground से एक fixed height पर दोनों के पास कौन सी क्वांटिटी सेम होगी। तो यहां पर इसका मतलब दोनों सेम हाइट ड्रॉप हो रही हैं, एंड से h हाइट ड्रॉप होने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh होती है। h दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। एंड यहां पर चूंकि मासेस क्या है, डिफरेंट है, इसलिए मोमेंटम सेम नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती, वेलोसिटी सेम होगी, टोटल एनर्जी भी सेम नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 14. Power of a water pump is 2 kilowatt. If G is equal to 10 meter per second square, the amount of water it can raise in 1 minute to a height of 10 meter. So अगर एक मोटर certain height तक water raise कर रहा है, तो यहाँ पर work done कितना हुआ, mgh, and then power हम क्या लिख सकते हैं, mgh upon t। ठीक, so यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं the amount of water, मतलब हमें m कैलकुलेट करना है। so m क्या लिख सकते हैं हम, P into T upon GH। पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट, that means 2 into 10 raised to the power 3, time is 1 minute, that is 60 seconds, divided by G is 10, and then H height जो दे रखी है वो है 10 मीटर। so यहाँ से क्लियरली ये 2 0 कैंसिल हो गया, and then we have 6 into 2 12 और एक 0 ये, so 1200 kg वाटर रेस किया जा रहा है। ऑप्शन, अच्छा अब यहाँ पर लीटर में दिया हुआ है, सो वी नो वाटर की जो डेंसिटी होती है उसके हिसाब से 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर, सो 1200 लीटर वाटर रेस किया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15, a bomb at rest explodes into three parts of same mass. So एक स्टेशनरी बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड कर रहा है और तीनों पार्ट्स का मास सेम है, तीन पार्ट में एक्सप्लोड कर रहा है. द मोमेंटम ऑफ टू पार्ट्स इज, सो एक पार्ट का मोमेंटम -2p i कैप है. -2p i कैप का मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. कितने से? 2p से. दूसरे पार्ट का मोमेंटम है pj. सो दूसरा पार्ट जो है वो y एक्सिस में मूव कर रहा है. कितने मोमेंटम से? p मोमेंटम से. देन द मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्ट विल हैव अ मैग्नीट्यूड. सो यहां पर जो थर्ड पार्ट होगा उसका जो मोमेंटम होगा वो सिंपली इन दोनों का वेक्टर सम के बराबर होगा. तो p और 2p 90 डिग्री एंगल पर है. इसका वेक्टर सम अगर हम कैलकुलेट करेंगे देन वी विल हैव 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दैट मींस p√5. यही जो है ये थर्ड पार्ट का मोमेंटम हो जाएगा, p√5. So option C is the right answer. Next, question number 16. Consider elastic collision of a particle of mass m moving with velocity u with another particle of same mass at rest. तो यहां पे दो पार्टिकल्स हैं, m मास का, ये भी दूसरा वाला सेम मास का है. ये u वेलोसिटी से चल रहा है और ये इनिशियली रेस्ट पर है. After the collision, the particle and the stuck particle move in directions making an angle θ1 and θ2 respectively with the initial direction of motion. So इसकी जो डायरेक्शन है मोशन की, उस डायरेक्शन से दोनों पार्टिकल्स, एक θ1 पे जा रहा है, दूसरा वाला θ2 पर जा रहा है. देन हमसे पूछ रहे हैं θ1 प्लस θ2 कितना होगा. तो ये केस ये क्लास में कराया जाता है. ये एक स्पेशल केस है. अगर ये इलास्टिक कोलिजन है और एक पार्टिकल रेस्ट पर है, दूसरा पार्टिकल आके उसको हिट कर रहा हो, दोनों का मास सेम है एंड देन दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. दैट मींस इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Question number 17, a car weighing 1400 kg is moving at a speed of 54 km per hour up a hill when the motor stops. तो इस तरह से हिल मतलब इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक कार है. इसकी जो वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है. दैट मींस 15 मीटर पर सेकंड ये दे रखा है और यहाँ पर इसका इंजन स्टॉप हो जा रहा है. दैट मींस इंजन से फिर इसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही है. It is just able to reach the destination which is at a height of 10 मीटर. So ये कार यहाँ से 10 मीटर हाइट ऊपर ये यहाँ पर पहुंच जा रही है. This height is 10 मीटर. यहाँ पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? 0. Then the work done against friction. ये हमें कैलकुलेट करना, g की वैल्यू 10 यूज करना है. सो यहाँ पर हम सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं. दो फोर्सेज हैं जिनकी वजह से वर्क हो रहा होगा. एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स. So work done by gravitational force plus work done by friction is equal to change in kinetic energy. Final kinetic energy 0, so minus initial kinetic energy half mv square ये हो जाएगा. Work done by gravity क्या होगा यहाँ पर? ये जो कार है वो h हाइट ऊपर जा रही है. So work done by gravity हम लिखेंगे इधर minus mgh, वो इधर आके प्लस हो जाएगा. So work done by friction is equal to plus mgh and then minus half mv square. यहाँ से m अगर हम कॉमन कर लें then we have gh minus v square by 2. ओके, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं. मास जो दे रखा है दैट इज 1400 kg एंड g की वैल्यू 10 है. हाइट जो ऊपर जाना है वो भी 10 है. माइनस v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 15, दैट उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा. सो ये है 100, एलसीएम लेंगे. सो 200 माइनस 2 to 5 इज माइनस 25 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 700 and then you have minus 0.2 minus 25. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 175 and then you have two other zeros, so minus 17,500. That means जूल में आ जाएगा और इसको हम किलो जूल में रखेंगे. सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन नहीं दिया हुआ है. सो किलो जूल में अगर हम रखेंगे दैट वुड बी 17.5 किलो जूल. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next, question number 18, the energy required to accelerate a car from 10 meter per second to 20 meter per second is how many times the energy required to accelerate the car from 0 to 10 meter per second. तो एक बार कार को 10 से 20 तक एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो वहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्या लिख सकते हैं इसको? हाफ m v स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी 20 है, उसका स्क्वायर 400
माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 है, उसका स्क्वायर 100, सो ये हो जाएगा हाफ m इंटू 300। और दूसरी बात जो वर्क डन होगा 0 से 10 के लिए वो कितना हो जाएगा, हाफ m, फाइनल वेलोसिटी इज 10, उसका स्क्वायर 100 माइनस 0। सो अब ये पूछ रहे हैं कि 10 से 20 करने में जो एनर्जी दी जा रही है वो 0 से 10 तक करने में जो एनर्जी दी जा रही है उसका कितना टाइम्स है। सो यहां पर अगर हम इस 3 को बाहर कर लें यहां से, सो देन वी विल हैव हाफ m इंटू 100, और वो क्या चीज हो जाएगी, ये W2 है। इसका मतलब W1 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ W2 है। सो 3 टाइम्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, a uniform chain of length L and mass capital M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table। तो इस तरह से एक टेबल है, उसकी एज से यहां पर एक चेन है और चेन का 1/3 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है। Then if G is acceleration due to gravity, the work required to pull the hanging part on the table। तो यहां पर अगर इसका 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, यूनिफॉर्म चेन है, तो m/3 मास इसका हैंग कर रहा होगा। और इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हमें ये देखना है कि ये जो पार्ट जो हैंग कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास, ये पूरी हाइट कितनी होगी, L/3 होगी, एंड देन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसकी आधी हाइट पर, दैट इज L/6 हाइट पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास यहां से L/6 हाइट ऊपर गया, दैट मींस वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh, m की जगह क्या रखेंगे m/3 एंड देन g, और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली कितना है, L/6 है। सो यू हैव mgl/18, ये इसका आंसर हो जाएगा, वर्क डन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, when a 1 kg mass hangs attached to a spring of length 50 cm, the spring stretches by 2 cm। तो एक वर्टिकल स्प्रिंग है, उससे हमने एक मास है उसको हैंग किया, तो ये जो स्प्रिंग है ये 2 सेंटीमीटर नीचे आ रही है। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर नीचे आके वो मास रुक रहा है, दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बैलेंस हो जा रहे हैं। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, सो ये हो जाएगा mg/x, ये मिल गया। और इसकी लेंथ स्प्रिंग की दे रखी 50 सेंटीमीटर, द मास इज पुल्ड डाउन अंटिल द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स 60 सेंटीमीटर। तो इसको हमने और खींच दिया, और टोटल जो लेंथ, हम इसको खींच के और नीचे ले आ रहे हैं से यहाँ पर, एंड देन ये जो टोटल लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर हो जा रही है, और स्प्रिंग की अपनी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो एक्सटेंशन हुआ है वो 10 सेंटीमीटर का हुआ है। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन दिस कंडीशन। सो वी नो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज सिंपली हाफ kx²। सो यहां पर ये जो एक्सटेंशन है इसको हम y लिख लें, सो वी हैव हाफ, एंड देन इस k की जगह क्या लिख सकते हैं, mg/x लिख सकते हैं, और y² ये चीज हो जाएगी। सो यहां पर हम वैल्यूज पुट करें, हाफ, एंड देन मास कितना दे रखा है 1 kg, और g की वैल्यू 10 लेना है, सो 1 × 10 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो शुरू में एक्सटेंशन है ये वाला वो 2 सेंटीमीटर है, दैट मींस 2 × 10⁻⁻², ये हो जाएगा। और फिर बाद में एक्सटेंशन कितना है 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर हमें इसका स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, बट सेंटीमीटर है, -2 फैक्टर होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा। दैट मींस ओवरऑल ये कितना आएगा, 10⁻⁻² आएगा। सो ये चीज इससे कैंसिल हो गई, और ये हो जाएगा 10/4, 10/4 इज 2.5 जूल एनर्जी स्टोर हो रही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, a mass m is attached to the end of a rod of length L. The mass goes around a vertical circular path with the other end hinged at the center. What should be the minimum velocity of mass at the bottom of the circle so that the mass completes the circle? तो ये लूपिंग द लूप की कंडीशन है, एक मास इस तरह से है, वर्टिकल सर्कल में ये चल रहा है, ये जो लेंथ है वो L दे रखा है। सो हमें मालूम है कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी बॉटम पर या लोएस्ट पॉइंट पर होती है वो कितनी होनी चाहिए, √5gl या 5gr, ये रेडियस ऑफ द सर्कल होती है। सो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, question number 22, the force F acting on a particle moving in a straight line is shown in figure. What is the work done by the force on the particle in the first meter of the trajectory?
तो यहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ये है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इतना, ये 1 मीटर है, और यहां पर जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है। एंड वी नो फोर्स जो होता है उसकी जनरल डेफिनेशन क्या होती है, एफ डी एक्स, दैट मीन्स एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। सो यहां से यहां के बीच में ये जो एरिया होगा ये सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ, बेस इज 1 एंड हाइट इज 5, सो 2.5 जूल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, a position dependent force F is equal to, ये में दे रखा है 7 minus 2x and then plus 3x square, इस तरह का फोर्स दे रखा है, और इसकी वजह से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। Okay, acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from 0 to 5, then the work done। तो हमें मालूम है ये क्या है, ये वेरिएबल फोर्स है, इसकी वजह से वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज 7 minus 2x plus 3x square dx एंड डिस्प्लेसमेंट 0 to 5 हो रहा है। ओके, सो अब हम इसको इंटीग्रेट करना है, ये 7 है, ये हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा dx, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, एंड 0 से 5 के बीच में ये आ जाएगा 5, एंड देन यू हैव 2 minus 2, ये हमने बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, एंड देन 0 से 5 के बीच में ये हो जाएगा 25, एंड देन 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3, एंड 0 से 5 के बीच में ये हो जाएगा 125। सो ये है 35 minus 25 plus 125, 125 plus 35, yeah, 125 minus 25 is 100 and plus 135, so 135 is the answer, it is the work done. Option D is the right answer. Question number 24, a body of mass 10 kg is moving on a horizontal surface by applying a force of 10 Newton in forward direction. If body moves with constant velocity, then the work done by force of friction for a displacement of 2 meter. तो यहाँ पर एक बॉडी है, उस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा, और ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कितना होगा, 10 न्यूटन होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये हमें दे रखा है 2 मीटर। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, और यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा -20 जूल। सो ऑप्शंस जो है वो साइन के साथ दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next, question number 25. A 10 kg object collides with a stationary 5 kg object, and after collision they stick together and move forward with velocity 4 meter per second. What is the velocity with which the 10 kg object hit the second one? तो यहाँ पर एक 10 kg ऑब्जेक्ट है और इसने एक 5 kg ऑब्जेक्ट को हिट किया, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u है, एंड देन कोलिजन के बाद दोनों स्टिक हो गए, तो टोटल मास हो जाएगा 15 kg एंड दे आर मूविंग विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। ये मोमेंटम हो जाएगा 10 इंटू वी, ये 0 है, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 दैट इज 60, सो v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अ पेंडुलम बॉब on a 2 meter string is displaced 60 degree from the vertical and then released. What is the speed of the bob as it passes through the lowest point in its path? तो इस तरह से एक ये पेंडुलम है, इसको हमने यहाँ से 60 डिग्री डिस्प्लेस किया, ये एंगल 60 डिग्री है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर आने में जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर L है तो ये जो हाइट होती है दिस इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यही कन्वर्ट हो जाएगी लोवेस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। सो mm ये कैंसिल हो गया, एंड देन v इज इक्वल टू 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। 2g की वैल्यू 10 हो जाएगी, ओके 10 रख सकते हैं, और L जो दे रखा है वो हमें 2 मीटर दे रखा है, एंड
60 डिग्री एंगल, cos 60 इज हाफ, सो 1 माइनस हाफ इज हाफ, यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, एंड देन यू हैव अंडर रूट 20। ओके, अब अगर हम ऑप्शंस देखें, सो अंडर रूट 20 की वैल्यू जो होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा इसका। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, when a body moves in a circular path, no work is done by the force since। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्सेस होते हैं वो सब रेडियल डायरेक्शन में ही होते हैं, और जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर नेट फोर्स और वेलोसिटी उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो वर्क डन बाय एनी फोर्स अलोंग द रेडियस वो क्या होगा, जीरो होगा। तो क्यों जीरो होगा, अब ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए में कह रहे हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। Question number 28, a motorcycle is going on an overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force on it. तो इस तरह का एक ओवरब्रिज है, और ये जो रैंप है या जो रोड है वो क्या है, वो एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये व्हीकल है, और इस टाइम पर जो रेडियस वेक्टर है, जो रेडियस है वो थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पर जब ये कार यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कैसे वेरी करेगा, यही हमें पता करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। सो रेडियल फोर्सेस हमें मिल गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा। सो वी कैन राइट mg cos थीटा माइनस द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्वेश्चन में दे रखा है कि v क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से n की वैल्यू जो आ रही है वो आ जाएगी mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। अब हम क्या देख सकते हैं कि जब ये कार ऊपर चलेगी तो जो हमने वर्टिकल से एंगल ले रखा है थीटा, वो एंगल कम होगा। थीटा की वैल्यू जब कम होगी तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। ये चीज फिक्स्ड है जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, ऊपर जाने पर बढ़ेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंक्रीजेस। Question number 29, a body slides down a frictionless track which ends in a circular loop of diameter d. Then the minimum height h of the body in terms of d so that it may just complete the loop. तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरह का एक ट्रैक है जो यहाँ आकर एक लूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरफ हमें किसी ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से ड्रॉप करना चाहिए ताकि ये लूप कंप्लीट कर ले। अब लूप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5g r, और यहाँ पर ये डायमीटर दे रखा है, सो r को हम क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं। और h हाइट से अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gh, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं। सो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें, ये g कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 2 यहाँ पर आ गया, तो 5/4 इंटू डी। इतने हाइट से हमें इस तरफ रिलीज करना चाहिए सो दैट द बॉडी कंप्लीट्स द लूप। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, a particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r under a centripetal force k upon r square where k is a constant. Then यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ये सब कैलकुलेट करना है। तो इस तरह की भी कैलकुलेशन हमने क्लास में करवा रखा है। सर्कल पर, आर रेडियस के सर्कल पर एक पार्टिकल चल रहा है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो हम k/r² इस तरह से लिख रहे हैं। देन इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन कैलकुलेट, जो वर्क डन होगा एक पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। या फिर पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, -F/dr, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड देन वी हैव F जो है वो रेडियली इनवर्ड है, इसलिए हम उसको लिखेंगे -k/r² इंटू dr। कहां से कहां तक मूव करा रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r।
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, के हमने बाहर ले लिया, 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब इसमें अगर हम लिमिट रखें तो हमें मिलेगा k/r माइनस k/r, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, k/r², यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, mv²/r। सो यहां से हाफ mv² की वैल्यू अगर हम देखें तो ये क्या हो जा रही है, k/2r हो जा रही है। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -k/2r, ये मिलेगा। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0, नो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज +k/r, नो। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज -k/2r, यस। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज -k/r, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सी आंसर इज द राइट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, question number 31. A body of mass m kg is rotating in a vertical circle at the end of a string of length small r meter. The difference in kinetic energy at the top and bottom of the circle is. So vertical circle में एक particle move कर रहा है. So यहाँ पर ये से top position जो है वो A है और bottom position B है. इन दोनों points के बीच में kinetic energy में difference क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं. अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये हम अप्लाई कर सकते हैं. यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से लिख सकते हैं. बॉटम है, यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकते हैं. देन Ka माइनस Kb या Kb माइनस Ka, ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट A. और ये जो हाइट है बॉटम के रिस्पेक्टिवली ये क्या है, 2r है. सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2mgr. That is the difference in kinetic energy. So option C is the right answer. Now question number 32. The minimum velocity at the lowest point so that the string just slack at the highest point in a vertical circle of radius L is. तो हमें मालूम है ये क्रिटिकल कंडीशन है. हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी के केस में टेंशन 0 हो जाता है. तो बॉटम पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर 5gl. Next, question number 33. A particle of mass m attached with a string of length L is just revolving on a vertical circle without slacking of the string. तो इस तरह से वर्टिकल सर्कल पर एक पार्टिकल चल रहा है और 3 पोजीशंस हमें दे रखी है. दिस इज A, B एंड ये हो गया D. VA, VB and VD are speed at position A, B and D. Then अब हमें मालूम है कि वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल जब भी मूव करेगा यहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, फिर यहां पर है और सबसे कम वेलोसिटी यहां पर है. सो ऑप्शन ए में यही दे रखा है कि वेलोसिटी बी पर सबसे ज्यादा है, देन डी पर, देन ए पर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. टेंशन इन स्ट्रिंग एट डी. तो इस पोजीशन पर जो टेंशन होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है. सो टेंशन इज द ओनली रेडियल फोर्स, वही हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस इज इक्वल टू mv²/r. अब यहां पर अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो होती है √3gr. उसका स्क्वायर करेंगे तो ये r इस वाले r से कैंसिल हो जाएगा एंड देन यू हैव 3mg. ये है टेंशन की वैल्यू एट d व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल. सो ऑप्शन बी इज आल्सो राइट. एंड d पॉइंट पर वेलोसिटी ऑलरेडी हमने लिख रखा है √3gl होगी. That is also right. So fourth option ये कह रहा है कि all of the above. यही हमारा आंसर हो जाएगा. Question number 34. The minimum speed for a particle at the lowest point of a vertical circle of radius r to describe the circle is v. If the radius of the circle is reduced to 1/4 of its value, then corresponding minimum speed will be. Again same question है. Bottom पर जो critical speed होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, √5gr. अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रिड्यूस्ड टू 1/4, हमने r को r/4 कर दिया तो 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. सो यू विल हैव √5gr/2. इसका मतलब v/2. जो द क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Question number 35. Which of the following graphs is correct between kinetic energy, potential energy and height h from the ground of the particle? अब अगर कोई पार्टिकल ग्राउंड से ऊपर जा रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी पॉइंट पर वो हम कैसे लिखेंगे, mgh. इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट के साथ लीनियरली वेरी कर रही है. ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए.
सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है h के साथ ये भी लीनियर है, दोनों ग्राफ कैसे आएंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे। अब जब कोई भी बॉडी ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी और स्पीड घटने की वजह से काइनेटिक एनर्जी घटेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा आना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा आना चाहिए। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। इधर है एनर्जी और इधर है हाइट। सो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 36. A 2 kg block slides on a smooth horizontal floor with a speed 4 meter per second. It strikes an uncompressed spring and compresses it till the block is motionless. The kinetic friction force is 15 Newton and spring constant is 10,000 Newton. The spring is compressed by. तो इस तरह से एक स्प्रिंग है और यहाँ से एक ब्लॉक आकर उसको कंप्रेस कर रहा है। सो फाइनल पोजीशन मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से है एंड ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई है, 0 हो गई है। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई है, ये डिस्टेंस x है। यही चीज हमसे कैलकुलेट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर चूंकि फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है तो हम दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी होगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर ये हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है ये दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मास जो है वो दे रखा है 2 kg एंड जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है वो दे रखा है 15 न्यूटन। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो हो जाएगा माइनस 15 इंटू एक्स इस तरह से, एंड देन यू हैव माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं इसकी, हाफ एंड मास कितना है 2 kg एंड वेलोसिटी इज 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये यहाँ पर 16 बचा, माइनस अब कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू जो है वो दे रखा है 10,000। सो 10,000 अपॉन 2 इज 5,000 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 इंटू एक्स, और ये चीज प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगी, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब यहां से हम इसको श्रीधराचार्य मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम श्रीधराचार्य मेथड से लिखेंगे वो आ जाएगी 0.055 मीटर। दैट मीन सेंटीमीटर में अगर हम इसको लिखें, ऑप्शन सेंटीमीटर में ही दे रखा है, सो ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, फोर्स 2I प्लस 4J न्यूटन, फोर्स हमें दे रखा है 2I प्लस 4J न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय, सो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो दे रखा है 3I प्लस 5K मीटर इन 2 सेकेंड। देन पावर कितना होगा, तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन यहां पर कितना होगा, ये सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहां पे बहुत ध्यान देना है कि फोर्स जो दे रखा है उसमें I और J कंपोनेंट्स हैं और जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इसमें ये 3J प्लस 5K है। तो इसका मतलब कि ये J वाले जो कंपोनेंट्स हैं यही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, K I इसमें है नहीं और K इसमें नहीं है। सो वर्क डन हो गया 12 और 2 सेकेंड टाइम है, दैट मीन्स 6 वॉट यहाँ पर पावर हो जाएगा, पावर जनरेटेड। So option B is the right answer. Question number 38. A machine which is 75% efficient uses 12 joule of energy in lifting up a 1 kg mass through a certain distance. The mass is then allowed to fall through that distance. The velocity of the ball at the end of its fall is. तो अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 12 जूल एनर्जी मशीन को दी जा रही है और 75% यूज हो रही है। इसका मतलब 9 जूल एनर्जी मशीन को दी गई है और यही वर्कडन में कन्वर्ट, ये वर्कडन में यूज होगी और फिर वही फाइनली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब 9 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से v की वैल्यू जो आ जाएगी, मास कितना दे रखा है 1 kg, सो ये सिंपली 2 है, ये 18 हो जाएगा। सो v की वैल्यू हो जाएगी √18 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
Question number 39. A body of mass capital M moves with velocity v and collides elastically with another body of mass small m. तो यहाँ पर एक हैवी बॉडी है, वो एक बहुत लाइट बॉडी से कोलाइड कर रही है, इसकी वेलोसिटी v है। तो इस तरह का कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन के केस में हमने पढ़ा था कि इस तरह का कोलिजन जब भी होता है तो इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये इनिशियली रेस्ट पर है तो फाइनली ये जो बॉडी है हल्की वाली, वो इसकी डबल वेलोसिटी से आगे मूव करती है 2v। तो यही पूछ रहे हैं, when with another body of mass small m at rest, then the velocity of the body of mass small m is 2v हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40. Two solid rubber balls A and B having masses 200 and 400 gram respectively are moving in opposite directions with velocity of A equal to 0.3 meter per second. After collision, the two balls come to rest. Then the velocity of B. तो यहाँ से एक बॉल A है, ये बॉल B है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। कोलिजन के बाद दोनों रेस्ट पर आ जा रही हैं। सो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। इसका जो मास दे रखा है वो 200 ग्राम है और इसका मास 400 ग्राम है। इसकी वेलोसिटी 0.3 मीटर दे रखा है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 200 इंटू 0.3 माइनस 400 इंटू v हो जाएगा, एंड फाइनल मोमेंटम इज 0। तो इसको राइट साइड में ले चलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, एंड देन v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0 0 कैंसिल हो गया, सो 2 इंटू 0.3 अपॉन 4 ये हो जाएगा। सो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, सो हमारे पास ये आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। ये बी की इनिशियल वेलोसिटी थी। एंड अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 41. A spherical ball of mass 20 kg is stationary at the top of a hill of height 100 meter. It slides down a smooth surface to the ground, then climbs up another hill of height 30 meter and finally slides down to a horizontal base at a height of 20 meter above the ground. The velocity attained by the ball is. तो इस तरह से एक हिल है, यहाँ से एक बॉल चल रही है, ग्राउंड पर आई, फिर 30 मीटर ऊपर गई और फिर उसके बाद ये 20 मीटर ऊपर एक बेस पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो यहाँ से हमने बॉल को रिलीज किया है, ये हाइट है 100 मीटर, ये हाइट है 30 मीटर, ये वाली फाइनल हाइट है 20 मीटर। बॉल फाइनली यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh डैश, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाएगा m ये सब कैंसिल हो गया, इसको उधर लेके चलेंगे। सो g इंटू h माइनस h डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो इस 2 को इधर लेकर आ जाएंगे, सो v की जो वैल्यू हो जाएगी होगी वो इतनी हो जाएगी। सो फाइनली अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, g की वैल्यू ये हमें 10 ही लेना है, एंड देन h इज 100 एंड h डैश इज 20। सो 100 माइनस 20 इज 80, ये हो जाएगा। सो 8 इंटू 2 16, ये बाहर आकर 4 हो गया और ये 2 0 बाहर आके 1 0 हो जाएगा। दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेलोसिटी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42. A bomb is kept stationary at a point. It suddenly explodes into two fragments of mass 1 gram and 3 gram. The total kinetic energy of the fragments is 6.4 into 10 to the power 4 joule. What is the kinetic energy of the smaller fragment? तो एक बॉम्ब है, वो दो पार्ट में एक्सप्लोड कर रहा है, एक का मास 1 एंड 3 ग्राम दिया हुआ है। तो जिसका मास 1 ग्राम है उसको m ले लेते हैं, जिसका मास 3 ग्राम है उसको 3m ले लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ये v1 है और इसकी वेलोसिटी ये v2 है। इनिशियली रेस्ट पे थे तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, एंड मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि mv2 विल बी इक्वल टू 3mv1। सो mm ये कैंसिल हो गया, तो यहां से v1 v2 के बीच में ये रिलेशन आ गया। तो v2 या v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v2 बाई 3 हो जाएगा। एंड देन अगर इसकी हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? हाफ m एंड v2 स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू v1 स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहे हैं, ये वैल्यू टोटल दे रखी है, स्मॉलर फ्रैगमेंट की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब हाफ m v2 स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो v1, अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ
इंटू 3m एंड v1 की जगह हम v2 बाई 3 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई 3 विल बी 9, ये हो जाएगा। सो यहां से हाफ m v2 स्क्वायर, अगर ये हम कॉमन करें यहाँ पे बचेगा 1, हाफ m v2 स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 1 बाई 3, और ये जो पूरी वैल्यू है ये दे रखा है 6.4 इंटू 10s टू द पावर 4, ऐसा दे रखा है। यस, ओके, तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर फ्रैगमेंट। ये चीज यहां से हो जाएगी 4/3, सो फाइनली हाफ m v2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6.4 इंटू 10s टू द पावर 4 अपॉन, ऊपर ये आ रहा है 4, सो 4 इसमें कितनी बार चला जाएगा 1.6 टाइम्स, एंड देन 1.6 इंटू 3 will be 4.8 into 10s to the power 4. ये स्मॉलर फ्रैगमेंट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, a body of mass 5 kg is placed at the origin and can move only along the x-axis. A force of 10 Newton is acting on it in a direction making an angle of 60 degree with the x-axis. तो इस तरह से x-axis से 60 डिग्री एंगल पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू जो है ये 10 न्यूटन ऐसा दे रखा है, with the x-axis and displaces it along x-axis by 4 मीटर, then the work done. तो ये सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा इधर वो हो जाएगा 10 cos 60 is half, so this is 5, and then force into displacement कितना आ जाएगा 20 joule is the right answer. So option D is the right answer. Now question number 44, a billiard ball moving with a speed of 5 meters per second collides with an identical ball initially at rest. If the first ball stops after the collision, then the second ball will move forward with a speed of. तो इस तरह का इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन अगर होता है, मासेस जब इक्वल होते हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो पहली बॉल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और रेस्ट पर बॉल है उसको उसने हिट किया, तो जो बॉल रेस्ट पर है वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे मूव करेगी। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45, a body of mass 5 kg is thrown vertically up with a kinetic energy of 490 joule. The height at which the kinetic energy of the body becomes half of the original value. तो एक बॉल है, इसको हमने सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से ऊपर फेंका है, तो किस हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का हाफ हो जाएगी। अब इसको हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सो K इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज K/2। अब इस K की वैल्यू इसको हम इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा K/2 इज इक्वल टू mgh, देन h इज इक्वल टू K की वैल्यू ये हमें दे रखी है 490 जूल अपॉन 2, एंड देन मास जो बॉडी का है वो दे रखा है 5 kg, दिस इज 5, एंड देन h हमें चाहिए, सो मास हो गया 5 और फिर हमें g की वैल्यू भी चाहिए 10। ओके, सो 2 into 5 ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, दैट मीन्स 490 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर। सो 4.9 मीटर, एंड अगर हम इसमें g की वैल्यू यहाँ पर हम 9.8 ले लें तो वो 5 मीटर आ जाएगा। सो 4.9 मीटर के क्लोज जो ऑप्शन है दैट इज डी, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, a 0.5 kg ball is thrown up with an initial speed of 14 meter per second and reaches a maximum height of 8 meter. How much energy is dissipated by air drag acting on the ball during the ascent? तो यहाँ पर एक बॉल है, उसको हमने सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रही है, देन यहाँ पर वर्क डन बाय एयर ड्रैग कितना होगा। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, सो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये हो जाएगा। वर्क डन बाय एयर ड्रैग ये निकालना है तो ये हो जाएगा, अच्छा ये चीज हो जाएगी, बॉल ऊपर जा रही है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, उसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस mgh माइनस हाफ mv²। m यहां से अगर हमने कॉमन कर लिया देन वी हैव gh माइनस v² बाई 2। मास ऑफ द बॉडी इज 0.5, दिस इज 0.5, एंड देन g की जो वैल्यू है वो लेट अस टेक 9.8 ले लेते हैं, 9.8, एंड क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉल कितना ऊपर जा रही है, 8 मीटर ऊपर जा रही है,
इंटू 8 माइनस वेलोसिटी जो दे रखा है वो 14 दे रखा है, सो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो ये 98 हो जाएगा। ओके, सो यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसको हम यहां से देख सकते हैं, ये डेसिमल इधर ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा 98, मतलब 0.8 टाइम्स 98 माइनस 98। सो 98 अगर हम कॉमन कर ले और ये 0.5 है, दैट मींस 98 का हाफ हो जाएगा, एंड देन यू हैव 0.8 माइनस 1, तो क्या बचेगा, माइनस 0.2 बचेगा। सो 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 9.8 हो जाएगा, एंड एक के बाद डेसिमल लगाएंगे, सो माइनस 9.8 जूल, ये आ जाएगा आंसर। सो अब यहाँ पर माइनस साइन नहीं दिया, बस सिर्फ वैल्यू है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now, question number 47. A particle is released from a height s. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height and speed of the particle at that instant are respectively. तो इस तरह से s height से एक पार्टिकल है, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। ये हाइट इनिशियली s है, एंड देन एक सर्टेन हाइट पर मान लेते हैं s डैश है। यहां पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स है। सो से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर यूज करें तो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। काइनेटिक एनर्जी A पर क्या हो जाएगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी A पर क्या हो जाएगी, mgs। काइनेटिक एनर्जी B पर जो है वो कितना है, 3 टाइम्स है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3UB, तो ये टोटल हो जाएगा 4UB, एंड देन UB को हम क्या लिख सकते हैं, mgs डैश लिख सकते हैं। सो mg दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, s डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, s/4 आ गया। ओके, अब हमें यहां पर स्पीड भी कैलकुलेट करना है, तो स्पीड हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हाइट अगर हमें पता चल जाए कितनी हाइट बॉल ड्रॉप हो रही है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, √2gh, ये लिख सकते हैं हम। सो 2g एंड h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी हाइट है s, और ये जो s डैश है ये हमने कैलकुलेट किया है s/4, दैट मींस ये जो हाइट है ये कितनी है, 3s/4 हो जाएगी। सो ये जो हाइट है ये है 3s/4। ओके, सो वी हैव स्पीड, इसको ये हम कैंसिल कर दें, देन वी हैव स्पीड √3gs/2, ये हो जाएगी स्पीड। सो ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन बी और डी सेम हो गया है। ऑप्शन डी में एक छोटा सा करेक्शन है, अगर वो रूट आप पूरा 3gs/2 पर ले लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। सो उस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, a bag of mass capital M hangs by a long thread and a bullet of mass small m comes horizontally with velocity v and gets caught in the bag. Then for the combined system, तो यहां पर इस तरह से एक बैग है, इसका मास कैपिटल M है और ये बुलेट है स्मॉल m मास की, और ये v वेलोसिटी से आकर ये बैग के अंदर एम्बेड हो जा रही है। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ अगर मोमेंटम हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम mv है और फाइनल मोमेंटम m प्लस स्मॉल m इनटू v0 हो जाएगा। सो जो कंबाइंड मास की वेलोसिटी होगी दैट विल बी mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो जाएगी। सो अब हमसे पूछ रहे हैं मोमेंटम, इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा। अब इस सिस्टम का मोमेंटम फाइनल भी वही होगा जो इनिशियली था। सो जो ऑप्शन में दे रखा वो सही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें तो क्या हो जाएगी, हाफ मास ऑफ द सिस्टम m प्लस स्मॉल m, एंड देन इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा m² v² अपॉन m प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर। तो ये एक चीज यहां से कैंसिल हो जाएगी, एंड देन वील हैव m² v² अपॉन 2m प्लस स्मॉल m। सो ऑप्शन डी अगर हम देखें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Now question number 49, a block of mass 5 kg is resting on a smooth surface. At what angle a force of 20 Newton be acted on body so that it will acquire a kinetic energy of 40 joule after moving 4 second, after moving 4 meter? तो इस तरह से एक बॉडी है, उस पर कितने एंगल पर हमें ये फोर्स लगाना चाहिए, ये एंगल हमसे पूछ रहे हैं। और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो है 20 न्यूटन, और ये जो बॉडी है ये 4 मीटर मूव कर रही है। 4 मीटर मूव करने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 40 जूल हो जा रही है। तो सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। ये जो इसका इस फोर्स है इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली 0 है तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वही चेंज हो जाएगा। सो ये चीज हो गई 10 एंड F की वैल्यू है 20।
इसको अगर हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 10/20 दैट इज हाफ, सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, a long spring when stretched by x centimeter has a potential energy u। तो अगर हम एक स्प्रिंग को x डिस्टेंस स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड देन क्या पूछ रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग टू nx सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें वैल्यू से ऐसा मतलब नहीं, तो सेंटीमीटर से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट यहां पर हमें एक बात बहुत ध्यान से देखनी है, क्या कह रहे हैं सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग टू nx सेंटीमीटर। इसका मतलब स्प्रिंग की लेंथ फाइनली बढ़कर nx हो गई है। अब यहां पर हो सकता था इंक्रीजिंग द लेंथ बाय nx सेंटीमीटर, मतलब हमने फर्दर और उसको nx इंक्रीज किया, बट यहां पर टोटल उसकी बढ़कर nx हो गई है, तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के nx होल स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी n स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यही हमसे पूछ रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग विल बी। इस टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी का n स्क्वायर टाइम्स है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा पेपर, एंड ओवरऑल इसका जो डिफिकल्टी लेवल था ये मॉडरेट टू इजी कैटेगरी में ही रखा जाएगा, बट चैलेंजिंग यहाँ पर ये होता है कि जो टाइम लिमिट आपको दिया गया है एग्जाम में, उस टाइम लिमिट में स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करके ये पूरा पेपर आपको करना होता है। सो हमें यहाँ पर यही प्रैक्टिस करनी होती है कि हम स्पीड के साथ एक्यूरेटली कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होपफुली पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। सी यू सून, थैंक यू।